गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारी कक्षा एमए फाइनल ईयर, विषय हिंदी साहित्य, षष्ठ पेपर प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य। इससे पहले एमए प्रीवियस के अंदर आपके 5 पेपर थे और एमए फाइनल के अंदर इस तरह से हमारा छठा पेपर शुरू होता है। पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ 5 पेपर हमारे एमए प्रीवियस में थे और पेपर नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 हमारे एमए फाइनल में है। तो इस तरह से ये हमारा एमए फाइनल ईयर का फर्स्ट पेपर लेकिन साहित्य का छठा पेपर है, जिसका नाम है प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य। इसकी इकाई प्रथम जो है वो पृथ्वीराज रासों से संबंधित प्रश्न उत्तर एवं पृथ्वीराज रासों का ही एक समय है कैमासवद, उसकी सप्रसंग व्याख्या से संबंधित है। जैसे कि महाकाव्यों को प्राय खंडों और भागों में विभक्त किया जाता है, ठीक वैसे ही पृथ्वीराज रासों को खंडों और भागों में विभक्त न करके समय के अंदर विभाजित किया गया है। इसके अंदर 69 समय है, उसमें से ही एक समय का नाम है कैमासवद, जिसकी हमें हमारी इस कक्षा के अंदर व्याख्या करनी है। तो उसकी व्याख्या जानने से पहले हम पृथ्वीराज रासों से संबंधित जो प्रश्न उत्तर हैं वो कर लेते हैं। तो आज का हमारा प्रश्न है, आदिकालीन परिस्थितियों पर प्रकाश डालिए, या आदिकालीन परिस्थितियां कैसी थी। तो इसका जो प्रस्तुतिकरण है वो हमें पृथ्वीराज रासों के संदर्भ में करना है, क्योंकि हमारी रचना जो है जिसका अध्ययन हमें करना है वो है पृथ्वीराज रासों। क्योंकि पृथ्वीराज रासों आदिकाल की रचना है। आदिकाल का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार संवत 1050 से 1375 है। वहीं कुछ विद्वानों ने इसका समय जो है वो संवत 700 से माना है। संवत 700 से संवत 1375 तक का समय माना है। वहीं कई विद्वानों ने 1400 तक की समय सीमा को भी आदिकाल के अंदर समाहित किया है। तो आदिकाल की प्रमुख रचना होने के कारण पृथ्वीराज रासों जो है उसका अध्ययन करने के लिए हमें आदिकालीन परिस्थितियों के ऊपर विचार करना आवश्यक है। पृथ्वीराज रासों आदिकाल की एक सुप्रसिद्ध रचना है, जो कि पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि एवं पृथ्वीराज चौहान के बाल सखा चंद्रबरदाई द्वारा लिखा गया था। यह हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य भी है। हिंदी साहित्य का है यह, खड़ी बोली हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। लेकिन यहाँ पर हमें पृथ्वीराज रासों का अध्ययन करना है, जो कि हमारे हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है। आदिकाल की समय सीमा के बारे में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। कुछ विद्वानों के अनुसार आदिकाल का समय जो है वो संवत 700 से शुरू होता है, वहीं कुछ विद्वान इसका समय संवत 1050 से मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आरंभ संवत 1050 से शुरू होता है। पृथ्वीराज रासों का रचनाकाल 12वीं शताब्दी माना जाता है, अतः यह आदिकाल की रचना सिद्ध होती है। तो किसी भी रचना का समुचित अध्ययन करने से पहले हमारे लिए उसकी युगीन परिस्थितियों को जानना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि उन्हीं परिस्थितियों के अंदर रहकर कोई कवि या लेखक है वह काव्य रचना करता है, तो वह जिन परिस्थितियों में रहता है उन परिस्थितियों का प्रभाव उसकी मन स्थिति पर अवश्य पड़ता है। इसलिए हमें उस समय की परिस्थितियों का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। साहित्य मानव समाज के विविध भावों एवं नित्य नवीन रहने वाली चेतना की अभिव्यक्ति है। किसी काल विशेष के साहित्य की जानकारी से तद्युगीन मानव समाज को समग्रतः जाना जा सकता है। यानी अगर हम किसी समय के साहित्य को जान लेते हैं तो उस साहित्य को पढ़ने से हमें उस समय की मानव समाज की स्थिति है वो अच्छी तरह से पता चल जाती है। दूसरे शब्दों में किसी काल विशेष के साहित्य में पाई जाने वाली प्रवृत्तियां तत्कालीन परिस्थितियों के सापेक्ष होती है। यह सिद्धांत इस बात की आवश्यकता पर बल देता है कि साहित्य के प्रेरक तत्व के रूप में हम युगीन परिवेश को अवश्य जान लें, और आदिकालीन साहित्य भी इसका अपवाद नहीं है। साहित्य समाज का ही दर्पण होता है। एक ओर वह अपनी युगीन परिस्थितियों का चित्रण करता है तो दूसरी ओर वह स्वयं अपनी युगीन परिस्थितियों से प्रभावित होता है। यानी साहित्य 2 प्रकार के कार्य करता है। एक तो वह युगीन परिस्थितियों का चित्रण करता है। युगीन परिस्थितियां यानी जिस समय के अंदर वह साहित्य लिखा जा रहा है, साहित्य की रचना की जा रही है, उस समय जो परिस्थितियां हैं, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जो परिस्थितियां हैं,
उन परिस्थितियों का चित्रण जो है वह लेखक अपने साहित्य के अंदर करता है, और दूसरा उस समय जैसी परिस्थितियां होती है उनसे प्रभावित होकर वह काव्य रचना करता है। यानी एक तो वह अपनी युगीन परिस्थितियों का चित्रण करता है और दूसरी ओर वह साहित्य स्वयं उस समय की परिस्थितियों से प्रभावित होता है। अतः ऐसी दशा में किसी भी युगीन साहित्य को समझने के लिए और उसका समग्र रूप से मूल्यांकन करने के लिए तत्कालीन परिस्थितियों को जानना अत्यंत आवश्यक होता है। बिना उस समय की परिस्थितियों को जाने हम उस रचनाकार और उसकी रचना का मूल्यांकन नहीं कर सकते। अतः पृथ्वीराज रासो एवं उसके रचयिता चंद्रबरदाई का मूल्यांकन करने से पहले हमें उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। आदिकालीन परिस्थितियों को मुख्यतया निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है: राजनीतिक परिस्थितियां, सामाजिक परिस्थितियां, सांस्कृतिक परिस्थितियां, धार्मिक परिस्थितियां एवं साहित्यिक परिस्थितियां। इन 5 भागों के परिप्रेक्ष्य के अंदर हम आदिकालीन परिस्थितियों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, हिंदी साहित्य का आदिकाल आचार्य शुक्ल के अनुसार संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक माना जा सकता है। कुछ अन्य विद्वान यथा डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसका समय 8वीं सदी से 14वीं सदी तक स्वीकार किया है। तो इस तरह से जब हम इस समय की परिस्थितियों का अध्ययन करेंगे तो हमें पीछे संवत 1050 से पीछे संवत 700 तक जाना होगा, क्योंकि उस समय की परिस्थितियां यानी संवत 700 से लेकर 1050 तक की जो परिस्थितियां थी वो भी आदिकालीन साहित्य के ऊपर अपना पर्याप्त प्रभाव डालती है। तो इन परिस्थितियों में सबसे पहले आता है राजनीतिक परिस्थितियां। राजनीतिक परिस्थिति यानी राज शब्द से बना है। राज का मतलब शासन या शासक वर्ग से होता है कि उस समय शासन व्यवस्था कैसी थी, कैसा शासक था और उस शासक के जनता के साथ कैसे संबंध थे, जनता उस समय में सुखी थी या दुखी थी। इन सभी परिस्थितियों का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? राजनीतिक परिस्थितियों के अंतर्गत। अगर राजनीतिक परिस्थितियों के लिहाज से अगर हम इस काल को यानी आदिकाल को अव्यवस्था, अराजकता, पारस्परिक क्लेश एवं पराभव का काल कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस समय के अंदर सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु हो चुकी थी और सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के उपरांत उत्तर भारत खंड खंड राज्यों में विभक्त हो गया था। गहरवार, परमार, चौहान और चंदेल वंशों के राजपूत राजाओं ने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए थे। राजपूत राजा निरंतर युद्धों की आग में चलते चलते अंततः शक्तिहीन हो गए थे और विदेशी आक्रांताओं का डटकर मुकाबला करने की स्थिति में नहीं रह गए थे। राजपूत शासकों में परस्पर युद्ध किसी आवश्यकतावश नहीं होते थे, कभी कभी तो मात्र शौर्य प्रदर्शन के लिए ही युद्ध किए जाते थे। भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर विदेशी आक्रमणकारों का भय बराबर बना रहता था। 10वीं शताब्दी में महमूद गजनवी ने और 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गोरी ने भारत को पदाक्रांत किया। जनता विदेशी आक्रमणकारियों से तो त्रस्त थी ही, साथ ही युद्धकामी देशी राजाओं के अत्याचारों को भी सहन करने को विवश थी। यवन शक्तियों के आक्रमण का प्रभाव मुख्यतः पश्चिम एवं मध्य देश पर ही पड़ा। इन्हीं क्षेत्रों की जनता युद्धों एवं अत्याचारों से आक्रांत हुई। धीरे धीरे समस्त हिंदी प्रदेश में स्थित राज्यों दिल्ली, कन्नौज, अजमेर आदि पर मुसलमानों का अधिकार हो चुका था। राजनीतिक इस समय के अंदर सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया, उसके बाद महमूद गजनवी ने किया और इस समय के अंदर चंदेल राजवंश जो था 9वीं-10वीं शताब्दी के अंदर एक शक्तिशाली राजवंश के रूप में उभर कर सामने आया, लेकिन धीरे धीरे इसकी शक्ति भी क्षीण होती चली गई। और इस समय के महत्वपूर्ण इतिहास को प्रभावित करने वाले व्यक्ति थे पृथ्वीराज चौहान और कन्नौज के राजा जयचंद, जिनकी आपस में ईर्ष्या और द्वेष भावना का फायदा मोहम्मद गोरी ने उठाया और कामयाब भी रहा। राजनीतिक परिस्थितियों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि 8वीं सदी से
14वीं सदी तक का यह काल युद्ध, संघर्ष एवं अशांति से ग्रस्त रहा। राजाओं में संकुचित राष्ट्रीयता थी। व्यापक रूप से समूचे भारत को एक राष्ट्र के रूप में नहीं देखा गया। अराजकता, गृह क्लेश, विद्रोह एवं युद्ध के इस वातावरण में कवियों ने एक ओर तो तलवार के गीत गाए और दूसरी ओर आध्यात्मिकता की प्रवृत्ति के कारण हठ योग, उपदेश वृत्ति एवं आध्यात्मिकता की बात कही गई। राजनीतिक परिस्थितियों के बाद हमारे आगे जो पॉइंट बिंदु आता है वो है सामाजिक परिस्थितियां। सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों के कारण समाज में विशृंखलता आ गई थी। यानी जैसे राजनीतिक परिस्थितियां होती है वैसी ही दूसरी परिस्थितियां होती है, क्योंकि राजनीतिक परिस्थितियां इस समय में ज़्यादा अच्छी नहीं कही जा सकती। इस वजह से सामाजिक परिस्थितियों में भी विशृंखलता आ गई थी। उस समय का समाज 4 वर्गों में बंटा हुआ था। वो वर्ग थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उस समय धनाढ्य और अमीर वर्ग के लोगों में बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन था और विधवा विवाह का प्रचलन नहीं था। इस समय के अंदर जनता जो थी वो शासन और धर्म दोनों से निराश्रित होती जा रही थी। सामान्य जनता अशिक्षित थी, जो साधु सन्यासियों के शापों और वरदानों की ओर दृष्टि लगाई रहती थी। तो इस तरह से समाज के अंदर स्त्रियों के प्रति पूज्य भाव नहीं था, वे मात्र भोग्या बनकर रह गई थी। सती प्रथा भी इस काल का एक भयंकर कोड था। तो जीवन यापन के साधन दुर्लभ थे। निर्धनता, युद्ध, अशांति के कारण जनता जो थी वो सदैव आतंकित रहती थी। तत्कालीन रासो काव्यों में समाज की इस ह्रासोन्मुख स्थिति का पूरा चित्र उपलब्ध होता है। उसके बाद सामाजिक परिस्थितियों के बाद हमारी अगली जो परिस्थितियां आती हैं वो है सांस्कृतिक परिस्थितियां। सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत सांस्कृतिक दृष्टि से अपने शिखर पर था। हिंदू धर्म एवं संस्कृति राष्ट्रव्यापी एकता का आधार था, किंतु कालांतर में यह धर्म और संस्कृति की भावना जो थी वो क्षीण होती चली गई। हिंदुओं की स्थापत्य कला धार्मिक भावना से ओतप्रोत थी और अत्यंत उच्च कोटि की थी। प्रसिद्ध इतिहासकार अलबरूनी के अनुसार हिंदू कला के अत्यंत उच्च सोपान पर पहुंच चुके हैं। तो ये जो है ये किसका कहना है? प्रसिद्ध इतिहासकार अलबरूनी का कहना है। वर्ण व्यवस्था, सांस्कृतिक परिस्थितियों के अंदर जो हमारी वर्ण व्यवस्था थी, जो कि पहले कर्म के आधार पर थी, यानी मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता था। मनुष्य अपने स्वयं के कर्मों से अपने वर्ण का चुनाव करता था। उसके जैसे कर्म होते थे उसे उसी वर्ण का मान लिया जाता था। लेकिन यह वर्ण व्यवस्था इस युग में आकर कर्म का आधार न रहकर किसके आधार पर हो गई थी? जन्म के आधार पर होती थी। यानी जो मनुष्य जिस कुल में जन्म लेता था वह उसी वर्ण का माना जाता था। इस समय शिक्षा प्राप्ति के अवसर अत्यंत सीमित थे, इसलिए अधिकांश जनता जो थी वो अशिक्षित थी और अशिक्षित होने के कारण समाज में अंधविश्वास और पाखंड का बोलबाला था। सांस्कृतिक परिस्थितियों के लिहाज से इस समय वास्तुकला के अंदर भारतीय व ईरानी शैली का अद्भुत समन्वय हमें देखने को मिलता है। संगीत के क्षेत्र में भी दोनों संस्कृतियों ने परस्पर आदान प्रदान पर्याप्त मात्रा में किया। गायन, वादन और नृत्य पर मुस्लिम प्रभाव पड़ रहा था और अनेक वाद्य यंत्र सारंगी, तबला, अलगोजा से हिंदू परिचित हो रहे थे। आदिकालीन भारतीय संस्कृति जो है वो निश्चित रूप से ह्रासोन्मुख थी। यानी इस समय एक तो हमारी वर्ण व्यवस्था का विकृत रूप निकलकर सामने आता है। जो वर्ण व्यवस्था हमारी समाज की व्यवस्था, हमारी सांस्कृतिक जिसके ऊपर हम गर्व करते थे, सांस्कृतिक विरासत थी, जो एक आदर्श व्यवस्था थी। यानी मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता था, अपने कर्मों से स्वयं अपने वर्ण का निर्माण करता था। वह व्यवस्था इस युग में आकर जन्म के आधार पर टिक गई थी। यानी मनुष्य अपने जन्म से अपने वर्ण का हो जाता था। तो इस तरह से सांस्कृतिक परिस्थितियां जो थी वो ह्रासोन्मुख थी। उसके बाद हमारी आती है धार्मिक परिस्थितियां। इस काल में अनेक प्रकार के धार्मिक मत मतांतरों का अस्तित्व था। भारतीय धर्म साधना में उथल पुथल मची हुई थी। वैदिक एवं पौराणिक धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म भी इस काल में अपना प्रभाव जमाने के लिए प्रयासरत थे। राजपूत राजा अहिंसा मूलक जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म में विश्वास नहीं करते थे। उन पर शैव मत का प्रभाव अधिक था।
बौद्ध धर्म जो था वो भी इस समय में हीनयान और महायान दो भागों में विभक्त हो चुका था, यानी बौद्ध धर्म में इस समय तक विकृतियां आ चुकी थी। समाज के अंदर जादू टोना तंत्र मंत्र का प्रचलन था, क्योंकि अधिकांश जनता जो थी वो अशिक्षित थी। हिंदू धर्म था, उसके अंदर भी वैष्णव, शैव, शाक्त आदि अनेक संप्रदायों का उद्गम हो चुका था, और ये जो संप्रदाय थे ये भी आगे कई भागों के अंदर विभक्त थे। इस समय के अंदर जाति पाति के कठोर नियम थे और अस्पृश्यता का जो प्रभाव था वो बढ़ता ही जा रहा था। तो इस तरह से हम धार्मिक परिस्थितियां हैं उनको अच्छा नहीं मान सकते। धार्मिक परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में यह कहना समीचीन है कि धार्मिक दृष्टि से आदिकाल का वातावरण अत्यंत दूषित था। जनता असंतोष, क्षोभ एवं भ्रम से ग्रस्त थी। आदिकालीन साहित्य में इसी मानसिकता के अनुरूप खंडन, मंडन, हठ योग, वीरता एवं श्रृंगार परक रचनाओं को देखा जा सकता है। हमारी अगली जो परिस्थितियां हैं या अगला बिंदु है वो है साहित्यिक परिस्थितियां। हाँ, आदिकाल के साहित्य के अंदर अगर हम देखें तो इस समय के अंदर 4 प्रकार का साहित्य रचा जा रहा था। एक ओर तो परंपरागत संस्कृत साहित्य की रचना हो रही थी, तो दूसरी ओर प्राकृत और अपभ्रंश के अंदर साहित्य का सृजन जैन कवियों के द्वारा किया जा रहा था। जो चौथी धारा है वो हमारी हिंदी में लिखे जाने वाले साहित्य की धारा थी। इस काल में संस्कृत साहित्य के अंतर्गत पुराणों एवं स्मृतियों पर टीकाएं लिखी गई, ज्योतिष एवं काव्य शास्त्र पर अनेक मौलिक ग्रंथों की रचना की गई। 9वीं से 11वीं शती तक कन्नौज एवं कश्मीर संस्कृत साहित्य के केंद्र रहे हैं। आनंदवर्धन, मम्मट, भोज, क्षेमेंद्र, कुंतक, राजशेखर, विश्वनाथ, भवभूति एवं श्री हर्ष जैसी प्रतिभाएं इसी युग की देन है। इस काल में अपभ्रंश एवं प्राकृत प्रमुखतः धर्म की भाषा बन गई थी। जैन कवियों ने गुजरात में रहकर अनेक पुराणों को अपभ्रंश में नए रूपों में प्रस्तुत किया। स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, हेमचंद जैसे जैन कवियों ने जो साहित्य प्रस्तुत किया है वह अपनी मौलिकता एवं साहित्यिकता के कारण उच्च कोटि का है। हिंदी भाषा के अंदर जो साहित्य लिखा गया उस भाषा को उस समय तत्कालीन समाज के अंदर देश भाषा कहा जाता था। तो आज अगर हम जिस हिंदी साहित्य की बात करते हैं वह मूल रूप से देश भाषा के अंदर लिखा गया था, यानी वो भाषा हिंदी भाषा की जगह अगर हम उसको देश भाषा कहें तो अधिक समीचीन प्रतीत होता है। इस तरह से अगर रासो काव्य की भाषा पूछी जाती है तो रासो काव्य की भाषा हम हिंदी भाषा ना बताकर देश भाषा बताते हैं कि रासो काव्य देश भाषा में लिखा गया था। देश भाषा हिंदी में जनता की मानसिक और भावात्मक दशाओं की अभिव्यक्ति एक वर्ग कर रहा था, जिसे भाट या चारण कवि कहा गया। चारण कवियों की सामयिक आवश्यकता पर बल देते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, उस समय जो भाट या चारण किसी राजा के पराक्रम, विजय, शत्रु कन्या हरण का अत्युक्तिपूर्ण आलाप करता था या रण क्षेत्रों में जाकर वीरों के हृदय में उत्साह की उमंगे भरा करता था, वही सम्मान पाता था। निरंतर युद्ध के लिए प्रोत्साहित करने वाले एक वर्ग की आवश्यकता थी। चारण इसी श्रेणी के कवि थे। जिस प्रकार यूरोप में वीर गाथाओं का विषय युद्ध और प्रेम रहा है, उसी प्रकार इन रचनाओं में भी वीर और श्रृंगार रसों की प्रधानता रही। हिंदी भाषा यानी देश भाषा में रचित इन काव्य ग्रंथों में एक ओर तो अपने आश्रयदाताओं की अतिशोक्तिपूर्ण प्रशंसा की गई है, तो दूसरी ओर उनके युद्धोन्माद को व्यक्त करने वाली घटनाओं की योजना भी की गई है। तो इस तरह से हमारे आदिकालीन साहित्य के अंदर ये 5 प्रकार की परिस्थितियां थी जिनका हमने अध्ययन किया। पहली राजनीतिक परिस्थितियां, दूसरी सामाजिक परिस्थितियां, तीसरी सांस्कृतिक परिस्थितियां और चौथी धार्मिक परिस्थितियां, 5वीं साहित्यिक परिस्थितियां।